नमस्कार, जोहार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। जैसा कि दोस्तों पहले से विदित था कि ये तो होना ही था कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति यहाँ पर निकाल दिया गया है जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पीटी का एग्ज़ाम और साथ ही साथ आयु सीमा जो निर्धारित थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एपिसोड नंबर 3 होगा, क्वेश्चन से संबंधित, है ना? एमसीक्यू सीरीज़। तो देखिए इसमें सीधा-सीधा इन लोगों ने कर दिया है कि अधिकतम आयु सीमा की गणना जो संदर्भित है, वो 1/8/2022 हो गया, जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में बोला गया था और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा की गणना जो है, वो 1/8/2026 की गई है। उसके बाद हम लोग जो स्टूडेंट्स लोगों का मांग था 2018 वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत राहत है। आगे फिर क्या है कि प्रारंभ परीक्षा की तिथि जो निर्धारित हो गई है वो 12 अप्रैल। अब इस डेट में भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक संभावित तिथि है और इसमें संभवतः हो जाएगी क्योंकि मार्च में अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको विंडो नहीं मिला होगा इसलिए ये अप्रैल को गया है। तो मॉडल उत्तर जारी करने की संभावित तिथि भी बता दिया है कि 13 तारीख को आपका मॉडल शीट आपको मिल जाएगा और 13 से लेके 22 अप्रैल तक आपको मॉडल उत्तर के विरुद्ध प्राप्ति आपत्ति हेतु संभावित तिथि दिया गया है। अब यहाँ पर जो नया फॉर्म भरने का डेट दिया गया है दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है वो भर लीजिए। ये 26/2/2026 से विंडो खुल जाएगा और 9/3/2026 तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? और परीक्षा शुल्क लास्ट डेट जो है अगर आपने नहीं दिया है तो वो 10 मार्च 2026 अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से फिर हमारे हाई कोर्ट ने जिन बच्चों के लिए ये नोटिस मतलब ये कहा था कि इन लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए, तो यहाँ पर जेपीएससी ने भी उसके आधार पर नाम सहित यहाँ पर दे दिया गया है कि ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश भलीभांति अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर जो साइट में जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख लेंगे। इस प्रकार से आज का ये विशेष नोटिफिकेशन था। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ये तो बस औपचारिक है, बाद बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लगे हुए रहना पड़ेगा। तो आज का एमसीक्यू सीरीज में हम लोग आइए चलते हैं झारखंड सामान्य अध्ययन से 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों कि फूलो झानो ने फूलो झानो निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कोल विद्रोह, बी है बिरसा आंदोलन, सी है संथाल विद्रोह और डी है ताना भगत आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संथाल विद्रोह। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संथाल विद्रोह आप सभी को पता है 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्रों में हुआ था और व्यापक विद्रोह हुआ था। इसको हम लोग हूल विद्रोह भी कहते हैं। इसमें सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव और फूलो झानो ये सभी आपस में भाई बहन हैं और इनका जन्म जो है भगनाडीह में संथाल परिवार में हुआ था। 30 जून 1855 को भगनाडीह से इस सम्मेलन का एक सम्मेलन होता है और जहाँ से हूल विद्रोह का विद्रोह शुरू होता है। इसीलिए हम लोग 30 जून को जो है हूल विद्रोह मनाते हैं, राइट? अब यहाँ पर एक चीज़ था कि सिद्धों को इसमें राजा घोषित किया जाता है, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। फूलो झानो को प्रमुख सहयोगी के रूप में चुना गया था। ये महिलाओं में आप देखेंगे तो सबसे पहला यही लोग हैं जिन लोगों ने किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग लिया था। तो फूलो झानो का गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को विद्रोह के लिए संगठित करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने दमनकारी ब्रिटिश अधिकारियों, साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के विरुद्ध हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महेशपुर मुठभेड़ में सिद्धू कान्हू के घायल होने के बाद फूलो झानो ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। संथाल विद्रोह में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी जिसमें फूलो झानो प्रमुख महिला नेता के रूप में उभरी थी। तो अतः ये इसमें हम लोग देखे थे विकल्प सी संथाल विद्रोह से संबंधित है फूलो झानो। क्वेश्चन नंबर 2
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, बी है 8वीं, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 9वीं अनुसूची में CNT एक्ट के बहुत सारी धाराओं को उल्लेखित किया गया है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 की भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था अखरा किस जनजाति से संबंधित है? अखरा, ओके। ऑप्शन ए है मुंडा, बी है संथाल, सी है हो और डी है उरांव। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों उरांव। ठीक है, अखरा एक क्या होता है ये हम भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक अखरा किस जनजाति से संबंधित है? तो उरांव। इस जनजाति में उरांव जनजाति जो होती है उसमें परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है, ओके, परिवार। और उनका समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है, पैतृक प्रकृति का है। ये अनेक टोटमिक गोत्रों में विभाजित है जिन्हें स्थानीय रूप से किली कहा जाता है। ठीक है, जो टोटमिक होता है, जो टोटम हम लोग बोलते हैं, अनेक बुकों में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग किली कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो गोत्र पाए जाते हैं उसमें अब देखिए तिरकी है, मिंज है, एका, टोपू, खलको, केरकेट्टा, कुजूर, लकड़ा, ये सभी आपका उसका गोत्र है। यहाँ पर युवा भवन को धूमकुड़िया कहा जाता है और अखरा जो होता है उरांव समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और अखरा जो है आपका गांव में बना हुआ रहता है। ठीक है, जहाँ पर क्या करता है, जो गांव का बैठक होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो इसी अखरा में होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, युवा लोग भाग लेते हैं और युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाता है। इसकी उम्र सीमा होती है शादी से पहले तक ये, यानी कि अपने उम्र के मान लो 10-12 साल हुआ और उसके बाद शादी तक अगर यहाँ पर ये सदस्य बन सकते हैं। और एक इसमें था कि जो युवाओं को सदस्यता ग्रहण की कराई जाती है वो सरहुल जैसे पर्वों में कराई जाती है, राइट। इसमें युवागिरी जो होती है अखरा, सॉरी युवागिरी बोल रहे हैं, अखरा में तो ये बैठा हुआ ना, धूमकुड़िया का बात मैंने बोल दिया। युवागिरी जो होता है धूमकुड़िया होता है और उसमें ये सारी बातें होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है संथाल विवाह में पोनाटक का अर्थ क्या होता है? पोनाटक क्या होता है? ऑप्शन ए है गुप्त विवाह, बी है सेवा विवाह, सी है वधू मूल्य और डी है विधवा पुनर्विवाह। तो संथाल विवाह में पोनाटक हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? वधू मूल्य को हम लोग पोनाटक कहते हैं, वधू मूल्य को। तो वधू मूल्य जो है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग होती है। ये वधू मूल्य क्या होती है पहले ये जानिए। अनेक जनजातियों में क्रय विवाह एक सामान्य प्रकार की विवाह है। इस प्रथा में दूल्हे का परिवार दुल्हन के माता पिता को दहेज, जिसको पोनाटक कहते हैं, में भुगतान करते हैं। दहेज नहीं बोल दीजिएगा ये दहेज वो लोग नहीं मानते इसको, ठीक है। ये एक पारंपरिक प्रथा है। दुल्हन के इस मूल्य को विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका रीज़न है कि उसमें बहुत मिनिमम पैसा बस यूं ही जो परंपरा के तौर पर दिया जाता है वो दिया जाता है। यहाँ पर संथाल जो है इनको पोनाटक कहते हैं, मुंडारी में कुरी गोनंग कहते हैं, हो में दूतम कहा जाता है और पहाड़िया में काटना कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बुरु महोत्सव में निम्नलिखित में किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन ए है सिंगबोंगा, बी है मरांगबुरु, सी है जहेरेरा और डी है धरती माता। तो बुरु का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? पहाड़ होता है। तो यहाँ मरांगबुरु जो है इनकी पूजा संथालों में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। व्याख्या में हमने देखा है कि बुरु महोत्सव मुंडा जनजाति द्वारा दिसंबर से जनवरी के दौरान मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान पूजा का मुख्य केंद्र मरांगबुरु अर्थात जिसका सबसे बड़ा विशाल पर्वत है ना, ये इस पर्वत को विशाल मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हजारीबाग में संथालों के लिए है मरांगबुरु पहाड़, ठीक है, यहाँ पर हजारीबाग में, ओके। तो बुरु बोंगा पर्वत देवता को मानव कल्याण के लिए याद किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। इस पर्वत की प्रतीकात्मक रूप से कैलाश पर्वत इसको माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ भी भगवान शिव शंकर का आपका निवास स्थान है। यह त्योहार जो है 3 दिनों तक चलता है और इसमें अनुष्ठान और बलिदान शामिल होते हैं।
यह सुकन बुरु, मरांग बुरु, हाई बुरु, पड़ासी बुरु जैसे पवित्र पर्वतीय स्थलों पर मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 2007, 2005, 2013, 2001। अगर आपने सही तरीके से इसको पढ़ा है तो ये हो जाएगा 2001। आंसर क्या हो जाएगा? लोकायुक्त अधिनियम 2001 में आया था। आइए चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ दोस्तों, झारखंड लोकायुक्त अधिनियम 2001 में अधिनियमित किया गया। यह 4 दिसंबर 2004 को न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, जो कि पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, लोकायुक्त एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है। क्या होता है? स्वतंत्र प्राधिकरण होता है जिसका उद्देश्य लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग के आरोप की निष्पक्ष जांच करके पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसमें जो लोकायुक्त होते हैं वो जितने मंत्री हैं, मंत्रीगण, यानी उन सभी का ये जांच कर सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है यानी बी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इन सभी अधिकारियों को हम लोग देख सकते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तांबा के उत्पादन में झारखंड का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, बी सी है तीसरा और डी है चौथा। तो अगर यहाँ पर तांबा का उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों तो भारत में झारखंड का तीसरा स्थान है। तांबा के उत्पादन में झारखंड भारत में तीसरे स्थान पर है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक जिला है। इस जिले में महत्वपूर्ण तांबे की खदानों का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछता है। राखा हो गया, केंदाडी हो गया, सूरदा हो गया, धोबनी हो गया और मुसाबनी। तो राखा, केंदाडी, सूरदा, धोबनी, मुसाबनी, ये सभी जो है दोस्तों घाटशिला वाले एरिया में है। ठीक है, घाटशिला वाले एरिया में है जहाँ पर सबसे पहले तांबा कारखाना वगैरह और माइंस वगैरह खोला गया था। तो मोह भंडार में कॉपर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक इकाई स्थित है जहाँ शुद्ध तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं मऊ भंडार, है ना, मऊ भंडार। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी भाषा को किस भाषा के उपबोली के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है मगही, बी है मैथिली, सी है भोजपुरी और डी है अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजपुरी। भोजपुरी भाषा का वर्गीकृत में नागपुरी को रखा गया है। आप सभी को पता है नागवंशी राजाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है नागपुरी थी। तो यहाँ पर देखिए नागपुरी भाषा की उत्पत्ति और उसके भाषाई स्वरूप को लेकर विद्वानों के बीच में विविध मत प्रचलित है। पहला है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी के उपबोली के रूप में माना जाता है। वहीं प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह क्या कहते हैं? अब उनका लेख है नागपुरी भाषा एवं साहित्य। ठीक है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, उनका लेख क्या है? नागपुरी भाषा एवं साहित्य में नागपुरी को मगही और मैथिली के समान एक स्वतंत्र भाषा माना है। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। मागधी अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। श्रवण कुमार गोस्वामी ने क्या कहा? उनका शोध है नागपुरी शिष्ट साहित्य। श्रवण कुमार गोस्वामी का नागपुरी शिष्ट साहित्य ग्रंथ है। इसमें नागपुरी को आर्य भाषा परिवार की एक भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सुखदेव बर्दियार की प्रसिद्ध नाटक कृति बिरसा भगवान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन तो बनता है। तो सुखदेव बर्दियार की प्रसिद्ध नाटक कृति बिरसा भगवान किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है मुंडारी, बी है संथाली, सी है हिंदी और डी है बांग्ला। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंडारी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये हमारे सुखदेव बर्दियार की प्रसिद्ध नाटक कृति बिरसा भगवान
की कृति मुंडारी भाषा में लिखी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें तो यहाँ पर है, बिरसा भगवान सुखदेव बर्दियार द्वारा मुंडारी भाषा में रचित एक नाटक है। ठीक है, क्या है ये? नाटक है। तो मुंडारी भाषा मुख्यतः झारखंड के रांची, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा और दक्षिण हजारीबाग और उत्तरी पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त यह बांग्ला में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में भी प्रचलित है। अरे यहाँ का आदमी उठ के चला गया रे भाई, उधर तो इसलिए बोला जाता है मुंडारी भाषा। राइट, मुंडारी साहित्य में लोकगीत है, कहावतें हैं, मुहावरे है, नाटक है। इसका भी जो लोक साहित्य है वो काफ़ी विस्तृत है। ऐसे माना जाता है संथालियों का सबसे ज़्यादा विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्य नाटक विधु चांदन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों। किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है रूपनारायण मुर्मू, बी है ननकू सोरेन, सी है बालकिशोर बासु और डी है रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। क्या हो जाएगा? रघुनाथ मुर्मू। अब रघुनाथ मुर्मू क्यों फेमस है आप सभी को पता है, इससे संबंधित बातें चलिए देखते हैं कि बिरसा भगवान सुखदेव बर्दियार द्वारा, अरे यार क्या हो गया, हाँ ठीक है, संथाली साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक विधु चांदन जो है रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित है। यह नाटक 1942 में सर्वप्रथम उड़िया लिपि में प्रकाशित हुआ तथा बाद में 1947 में बांग्ला लिपि में पुनः प्रकाशित किया गया। यह कृति संथाली साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। उसका रीजन क्या है? रघुनाथ मुर्मू सर, है ना, रघुनाथ मुर्मू सर ने 1925 ईस्वी में संथाली भाषा में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। उसके बाद अभी करंटली हमने क्या देखा, जो हमारा संविधान है वो इस भाषा में लिख दी गई है ना, और इसको विमोचन भी कर दिया गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जो आम जनता होती है, जहाँ पर जनजाति हैं, तो बेसिकली वो सभी भी इसको, इस संविधान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है, और समझ पाएंगे क्या चीज़ है, क्योंकि बेसिकली संविधान हमने देखा है या फिर हिंदी में है या फिर इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा गया है। ओके, तो उनकी सारी भाषाओं को सामान्य तरीके से अपनी भाषा में लोग समझ पाते हैं ना, तो इसीलिए इसका इस तरीके से हमारे संविधान को संथाली भाषा में लिखने का प्रयास किया गया था। अच्छा, संथाली भाषा को आप सभी को पता है कि 2002 अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, 92 संविधान संशोधन के अनुसार, है ना, 2002 में 2002 या 3 था ये, उस टाइम जो है इसको 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन विधु चांदन रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो लिखा गया है ये इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, जो हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।